हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फोरम। आज हम डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकारों का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया कि मूल अधिकार जो प्रकृति द्वारा मानव को जीवन निर्वाह के लिए दिया गया है, उन्हें हमने संविधान में भाग 3 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है और हम उनको पार्ट फर्स्ट में मूल अधिकार एक, समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के पार्ट में हम मूल अधिकार थर्ड देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इसमें कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध इसमें कहा गया है। इसको देखते हैं कि मानव के साथ कोई भी दुर्व्यवहार या व्यापार, मनुष्य का व्यापार नहीं किया जाएगा और बलात् श्रम, दबाव पूर्वक कोई भी श्रम नहीं किया जाएगा, उसको परिश्रम के लिए प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। तो इसमें इसकी रोक लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। बेगारी, जो बिना मजदूरी के जो कार्य किया जाता है उसको बेगारी कहा जाता है, बेगारी पर प्रतिबंध है। जबरदस्ती, कोई भी परिश्रम नहीं किया जाएगा जबरदस्ती, इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि ऐसा किया जाता है तो विधि द्वारा उसे दंडनीय अपराध दिया जाएगा। किंतु इसमें एक विशिष्ट रूप से राष्ट्रीय सेवा का भी प्रावधान है कि यदि आवश्यकता पड़े तो राष्ट्रीय सेवा के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है, राष्ट्र की सेवा करने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है। इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा इस अनुच्छेद का। यदि राष्ट्र की सेवा के लिए उसे बाध्य किया गया है तो इस अनुच्छेद उल्लंघन नहीं माना जाएगा। केवल दुर्व्यापार और बलात् श्रम, खरीद बिक्री, बेगारी, जबरदस्ती परिश्रम नहीं करवाना आदि का इसमें प्रतिषेध किया गया है। आदि के लिए यदि किया जाता है तो कानून द्वारा उन्हें दंड दिया जा सकता है। हम देखते हैं अनुच्छेद 24 में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध। बच्चों को है उसमें नियोजन के लिए कहा गया है कि उनको कार्य करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बालक किसी बच्चे को कारखाना या खानों, माइनिंग, ये जो माइनिंग है, खनन है, खदान है या कोई कारखाने हैं या जोखिम भरे ऐसे कार्य है, उसमें नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। 14 वर्ष से बच्चों को इन कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें कार्य नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इस एज में बच्चे का बौद्धिक विकास अवरुद्ध होता है। यदि ऐसा पाया जाता है तो उसको कानून द्वारा दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 4 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। हम देखते हैं अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि ये अंतकरण यानी मन की इच्छा है, किसी भी धर्म को बिना किसी दबाव के उसको माना जा सकता है, उसका आचरण किया जा सकता है, उसका प्रचार किया जा सकता है। इनकी स्वतंत्रता दी गई है इस अनुच्छेद में। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है और उसका वह प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता। ये इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता। हम यह देखते हैं कि अनुच्छेद 25 में तो कहा गया है कि कोई भी आपने धर्म है, उसको आपने आचरण किया है या उसको माना है या उसको आपने उस धर्म के प्रति आप आस्था रखते हो, तो फिर 25 बोलता है कि यहाँ तो हमने आस्था रखी, किंतु 26 बोलता है कि हम उस धर्म का प्रबंधन भी करने की स्वतंत्रता हमें दी गई है। तो धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। व्यक्ति को अपने धर्म की संस्थाओं की स्थापना करने की स्वतंत्रता है, उनका पोषण, उनको बढ़ावा देना और विधि सम्मत कानून के अनुसार संपत्ति अर्जन की जा सकती है। उसका स्वामित्व और प्रशासन का भी अधिकार है अनुच्छेद 26 के माध्यम से। अनुच्छेद 25 में हमने धर्म को माना है, उसका आचरण कर रहे हैं हम, और 26 में हम उसका प्रबंधन कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए हम उसकी स्थापना कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, विधि सम्मत संपत्ति का भी अर्जन कर रहे हैं। यह अनुच्छेद 26 बोलता है। अब अनुच्छेद 27 की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 27 बोलता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। राज्य टैक्स है वह किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए यह टैक्स नहीं लिया जा सकता, राज्य इसको बाध्य नहीं करेगा। यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें किसी भी विशेष धर्म
या धार्मिक संप्रदाय उन्नति या उसके पोषण में व्यय के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई है कि यदि विशेष धर्म और धार्मिक संप्रदाय आदि को बढ़ावा देने के लिए राज्य कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता। यह अनुच्छेद 27 के अकॉर्डिंग हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 28 में देखते हैं कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित, ये इसका मतलब है कि यदि 100% राज्य के अंतर्गत कोई भी शिक्षा संस्थान संचालित किया जा रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य द्वारा कोई भी शिक्षण संस्थान 100% रूप से राज्य के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, उसमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। किंतु ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने और धर्म के जो उपदेश है उनको सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वह किसी भी धार्मिक अनुष्ठान है उसमें भाग ले सकते हैं, उनके धर्म के उपदेश सुन सकते हैं, उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। ये इसमें स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। हम यह देखते हैं कि यहाँ पूर्णतः की बात की गई है। यदि पूर्णतः राज्य द्वारा कोई भी शिक्षण संस्थान है जो संचालित किया जा रहा है तो उसमें तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन यदि किसी समुदाय विशेष के द्वारा कोई भी शिक्षण संस्थान खोला गया है तो उसमें धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक जैसे कि मदरसा में संप्रदाय विशेष के लिए शिक्षा दी जा सकती है या दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 5वां मूल अधिकार है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। जो हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, उसको किस प्रकार हमें संजोए रखना है। अनुच्छेद 29 बोलता है कि अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, उसको बनाए रख सकता है, उसको बचा सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यह भी अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि केवल और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। तो अनुच्छेद 29 में हमें ध्यान रखना है कि भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा के बारे में इसमें कहा गया है। भाषा, लिपि और संस्कृति। और अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। यहाँ पर अल्पसंख्यक जो वर्ग है वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का उन्हें अधिकार दिया गया है। और 29 में भाषा और लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखना है। और 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है जो अपनी मनपसंद की शैक्षणिक संस्थाओं को संचालित कर सकता है, खोल सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। यहाँ भी स्पष्ट कहा गया है कि वह सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर सकता है और सरकार उसे अनुदान देने के लिए कोई भी भेदभाव नहीं करेगी कि यह अल्पसंख्यक वर्ग की है या किसी सामान्य वर्ग की है, तो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया, तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया, संवैधानिक उपचार को। यदि अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग यदि मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों को राज्य द्वारा कोई किसी भी मूल अधिकारों का हनन होता है, किसी भी व्यक्ति का अधिकारों का हनन होता है, तो हम डायरेक्ट सीधे उच्चतम न्यायालय को आवेदन कर सकते हैं। इस अनुच्छेद के माध्यम से हमारे अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जवाबदेह है। अब यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वो 5 प्रकार की रिट जारी करके हमारे अधिकारों को सुरक्षित प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये हमारी एक रिट होगी। नेक्स्ट है परमादेश, ये दूसरी रिट होगी। तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण और अंतिम है 5वीं है अधिकार प्रच्छा। यह 5 प्रकार की जो रिट है वो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय इन 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग यह 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो उच्चतम न्यायालय
आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जारी करता है और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग यह 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो हम इनको एक एक करके देखते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें कहा गया है कि अवैध रूप से यदि हमने किसी को बंदी बनाया है, प्रशासन ने उसे हिरासत में लिया है, तो उसे इस रिट के माध्यम से यह आदेश दिया जाता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर न्यायालय में उसे कारण बताना होगा कि उसे किस कारण से गिरफ्तार किया गया है और क्यों गिरफ्तार किया गया है। यह हमें यह स्वतंत्रता प्रदान करती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और उसका कारण बताना होता है कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इसकी यह सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट देखते हैं परमादेश। इस रिट के माध्यम से यदि कोई भी सरकारी पदाधिकारी है, कोई भी सार्वजनिक पद पर व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह किसी भी कार्य के लिए मना नहीं कर सकता। यदि वह सरकारी पद पर है तो कार्य करने के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि वह कर्तव्यबद्ध है उस पद के लिए। तो इस रिट के माध्यम से हम उस सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य पालन के लिए यह रिट जारी की जाती है। न्यायालय इस रिट के माध्यम से उस सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए न्यायालय ये रिट जारी कर सकता है, जारी करता है। नेक्स्ट है प्रतिषेध। तो इस रिट के माध्यम से इसका शाब्दिक अर्थ है मना करना। प्रतिषेध का है मना करना। तो इसका मतलब हम देखते हैं क्या मना करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने जो अधीनस्थ है या उच्च न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय है इस या निम्न न्यायालय है या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण है, तो इस रिट के माध्यम से उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई न करे जो उनके अधिकार क्षेत्र में न हो। ऐसा भी कोई मामला, ऐसा कोई निर्णय वो नहीं दे जो उनके अधिकार क्षेत्र में न हो, उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला हो। तो इस रिट के माध्यम से उन्हें प्रतिषेध मना किया जाता है कि यदि अधीनस्थ जो न्यायालय है उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो वह उस पर कोई भी कार्रवाई न करे, उस मामले को अपने कार्रवाई में शामिल न करे। तो यह उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। अब इसमें क्या होता है कई बार कि प्रतिषेध रिट के माध्यम से यदि ऐसा कोई भी कार्य है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और उसको अधीनस्थ न्यायालय ने शामिल कर लिया गया है, तो अब क्या होगा कि उच्च न्यायालय है तो उस मुकदमे को जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अंतर्गत सुना है वो लंबित पड़ा है, तो उसको उस निर्णय को, उस मामले को जो उच्च न्यायालय है वो अपने पास मंगा लेगा। तो यह अधीनस्थ न्यायालय से यह डायरेक्ट ऊपर के न्यायालय में अपने जो उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत ये मामला चला जाएगा। तो उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ यही है कि अधीनस्थ से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर कोई भी जो मामला है नीचे से ऊपर की ओर चला जाता है। जो भी न्याय निर्णय है वो वरिष्ठ न्यायालय को भेजे जाएंगे इस रिट के माध्यम से। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यायिक रिट कौन कौन सी है, तो न्यायालय द्वारा केवल न्यायालय अपने जो अधीनस्थ न्यायालय है उनको जारी होने वाली रिट दो है, एक तो प्रतिषेध और एक उत्प्रेषण। नेक्स्ट देखते हैं अधिकार परीक्षा। ये अधिकार परीक्षा रिट कौन सी है? इस रिट के माध्यम से यहाँ ये देखा जाता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, वह अपने जो कर्तव्य या अपने कार्य जो करता है इस रिट के माध्यम से पूछा जाता है कि जो आपने जो कार्य किया गया है उस पर आपका वैधानिक अधिकार क्या है, आप किस अधिकार से आपने इस कार्य को किया है। तो उस अधिकारी से इस रिट के माध्यम से कार्य करने का वैध अधिकार पूछा जाता है। तो इस रिट के माध्यम से न्यायालय व्यक्ति से पूछता है कि किस अधिकार से आपने यह कार्य किया है या आप कर रहे हो। इसके माध्यम से व्यक्ति को गलत कार्य करने से बचाती है। इस रिट के माध्यम से हमें कोई भी अधिकारी या कर्मचारी है वो गलत कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार हमने आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मूल अधिकारों को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम संसदीय व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, बाय।